नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिना सिंह पे। दोस्तों की जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नदियों की श्रृंखला को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और नदियों की सीरीज में आगे इसके जस्ट पहले हमने बात करी थी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और टोटल 3 नदियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है जो हिमालयन नदियाँ थीं, सिंधु नदी, गंगा नदी और तीसरा नदी अभी जस्ट मैंने अभी इसका जो है पूरा डिटेल डाला है, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मैं डाल दूंगा और आप चेकआउट कर लीजिएगा। आज का टॉपिक है दोस्तों भारत की पठारी नदियाँ और भारत की पठारी नदियों में प्रमुखतः 4 नदियों को मैंने यहाँ पे टॉपिक में लिया हुआ है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के बारे में। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो भारत का पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र को भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि कर्क रेखा के नीचे का जो भारत है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इस 3 साइड से कवर्ड एरियाज़ को बोला जाता है पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप कहा जाता है। तो पठारी नदियों को हम भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कह सकते हैं। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को या पठारी नदियों को दक्षिण भारत की नदियाँ भी कह सकते हैं, यानी कि ये कर्क रेखा के नीचे का पार्ट जो साउथ इंडिया भी बोला जाता है, तो ये भारत की दक्षिण भारत की नदियाँ भी हैं। और साथ ही साथ पठारी नदियों को सीजनल रिवर यानी कि मौसमी नदियाँ भी कहा जाता है। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि पठार पे कोई ग्लेशियर नहीं होता है, तो भारत में जो पठारी नदियाँ का जो सोर्स मिलता है, जो पानी निकलता है या इनके नदी में जो पानी पूरे साल भर जो बहता रहता है, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होती हैं मौसम के पानी पे, मानसून के पानी पे होती हैं। अतः इन नदियों को मौसमी नदियाँ भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए बहुत एक छोटा सा वीडियो होगा, बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश यही है कि अगर आपको ये वीडियो अगर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बनाना है, आपको लाभदायक आपके लिए, अगर अपने लिए खुद के लिए बनाना है, तो इत्मीनान से बस 10 मिनट हमारे साथ रहिएगा। इन 4 नदियों के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप किसी भी तरीके के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप यूपी के सबसे बड़े अगर इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम की बात करें यूपीएससी, उत्तर प्रदेश में अगर यूपीएससी को फॉलो करते हैं, यूपी SSS को फॉलो करते हैं और तमाम सारे वनडे एग्जाम हैं, अगर उनको फॉलो करते हैं, तो ये कोई भी टॉपिक जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिल्कुल कॉपी और पेन के साथ हमारे साथ 10 मिनट इत्मीनान से रहिए और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होगा, मुझे विश्वास है। आइए दोस्तों, बात करते हैं भारत की पठारी नदियों के बारे में। सबसे पहले पठारी नदियों में हम बात करते हैं दोस्तों महानदी के बारे में। महानदी दोस्तों भारत में इसका जो सोर्स है, जो उद्गम पॉइंट है, पहले ही मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा होगा दोस्तों, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार देखने की कोशिश करिएगा और आपको पूरी तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो महानदी का जो उद्गम पॉइंट है रायपुर के समीप मैकाल की पहाड़ी छत्तीसगढ़, जैसा कि मैंने आगे हम वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, भारत के पठारों के बारे में। सतपुड़ा का ही हिस्सा जो मैकाल कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में आता है, वहाँ से निकलती है महानदी। और यहाँ से निकलने के बाद महानदी बेसिकली 2 राज्यों में बहती है दोस्तों। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद उड़ीसा में आती है और उड़ीसा में आने के बाद अपना डेल्टा बनाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जितनी भी ये नदियाँ हैं दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं। तो महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से चलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों इस नदियों के बारे में एक खास बात यह है कि सभी नदियाँ अपना डेल्टा जो लास्ट स्टेट है वहाँ पे बनाएंगी और बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। महानदी की कुल लंबाई दोस्तों अगर बात करें तो 860 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। ओके, महानदी जब बहते हुए उड़ीसा में पहुँचती है तो इसके साथ छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिलती हैं और इन सहायक नदियों के साथ ये काफ़ी विकराल हो जाती है उड़ीसा में। तो महानदी को उड़ीसा में उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसी भी नदी को किसी पर्टिकुलर राज्य में दोस्तों अगर शोक कहा जाता है तो इसका तात्पर्य होता है कि वो नदी उस राज्य में बहुत ज़्यादा तबाही ला रही है, बाढ़ लेके आ रही है, बहुत ही परेशानी का सबब बन रही है, इसलिए उसको शोक कहा जाता है। तो महानदी उड़ीसा का शोक कहलाती है। इसकी सहायक नदियों में दोस्तों तेल, जोंक, हासदो, वैतरणी और ब्राह्मणी नदी है। वैतरणी नदी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों कि वैतरणी नदी भारत के हिंदू मान्यता के हिसाब से जब इंसान अपने आखिरी सांस गिन रहा होता है तो वैतरणी नदी एक तरह से भव सागर को पार कराती है और ये नदी स्वर्ग के लिए तैयार होता है, वो वैतरणी नदी को पार करके ही जाता है। तो बहुत ही एक प्रमुख स्थान है वैतरणी का भारत के हिंदू मान्यता के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ओके, तो ये नदी है सर महानदी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली रिवर है गोदावरी नदी।
भारत के पठारी नदियों में बहुत ही प्रमुख स्थान है गोदावरी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का ये जो पठारी क्षेत्र है गोंडवाना के क्षेत्र का हिस्सा है, और गोंडवाना का क्षेत्र एक बहुत ही पुराना हिस्सा माना जाता है। तो ये बहुत ही पुरानी नदी है दोस्तों। तो गोदावरी नदी को बहुत पुरानी होने के साथ साथ इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहा जाता है, और बहुत ही पवित्र नदी है। अतः इस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, साउथ गंगा के नाम से जानते हैं इसको, बूढ़ी गंगा यानी कि ओल्ड गंगा, और साउथ गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। पठारी नदियों में दोस्तों सबसे लंबी नदी का दर्जा प्राप्त है गोदावरी को। 1465 किलोमीटर की लंबाई है गोदावरी की। इस साइड की सबसे बड़ी बेसिन बनाने वाली नदी है गोदावरी। आइए इसका उद्गम स्थान देखते हैं। तो त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी है। एक कॉमन सी बात है दोस्तों कि सारी ही नदियाँ लगभग पश्चिमी घाट के क्षेत्र से निकल रही हैं। तो पश्चिमी घाट के एक पहाड़ी का नाम है त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी, जो नासिक जिले में आता है, और महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी। ये वही पॉइंट है दोस्तों जहाँ पे कुंभ का मेला यानी कि 12 साल पे लगता है। नासिक एक बहुत ही पवित्र स्थान है, और यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों गोदावरी महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में आकर के डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फिर से दोस्तों गोदावरी को याद रखिएगा कि गोदावरी एक पुरानी नदी होने के नाते इसको ओल्ड गंगा, और इसको पवित्रता के नाते इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी की सहायक नदियों में वर्धा, वेणगंगा, पेणगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और सबरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो काफ़ी सारी सहायक नदियां हैं, अतः ये क्षेत्र बहुत बड़ा साउथ में बेसिन बनाती है भारत की पठारी नदियों में। अगले नदी की बात करते हैं दोस्तों, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दोस्तों जो महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन पॉइंट है महाबलेश्वर, और यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों ये नदी टोटल 4 राज्यों में बहती है। कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ी सतारा जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है। महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है, और आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाने के बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की तुलना में थोड़ी सी छोटी नदी है, तो लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई है कृष्णा नदी की, यानी कि कृष्णा नदी भारत की पठारी नदियों में दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गोदावरी। तो भारत की पठारी नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी, और दूसरी सबसे लंबी नदी में कृष्णा है दोस्तों। ओके, कृष्णा नदी का अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा इसकी सहायक नदियां हैं, और इस नदी का भी डेल्टा आंध्र प्रदेश में ही बनता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2 बड़ी नदियों का डेल्टा जो बेसिकली आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ही बन रहा है, और इस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है केजी बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से भी भारत में पेट्रोलियम का काफ़ी बड़े पैमाने पे उत्पादन किया जाता है। तो ये कृष्णा नदी की बात थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चौथी नदी कावेरी। कावेरी नदी दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम तक पानी के बंटवारे को लेकर के विवादित नदी थी। कर्नाटक का क्षेत्र है, और कर्नाटक में पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कोडागु जिला है, ताल कावेरी, और यहाँ से निकलती है कावेरी नदी कर्नाटका से। तो कर्नाटक के कोडागु जिले से ताल कावेरी क्षेत्र ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी। फाइनली दोस्तों 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से कावेरी फ्लो करती है। कर्नाटक से निकलने के बाद केरला के एरिया को टच करती हुई ये नदी तमिलनाडु में आती है, और फिर तमिलनाडु और पुदुचेरी के क्षेत्र में डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि प्रमुख नदियों में या सबसे बड़ी नदियों में भारत की सबसे साउथ की नदी है, दक्षिण की नदी है कावेरी। एक और ख़ास बात इस कावेरी नदी की ये होती है कि कावेरी नदी एकमात्र ये पठारी नदियों में ऐसी रिवर है जिसको हम बोलते हैं 12मासी नदी। इसके पानी का मैक्सिमम हिस्सा मानसून के रिटर्निंग पॉइंट पे भी मिल जाता है, यानी कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे मिलता है, और इसलिए कावेरी नदी को पानी ज़्यादा मिल पाता है मानसून का। अतः ये नदी जो है कंटिन्यू फ्लो करती रहती है 12मासी, यानी 12 महीने लगातार बहती रहती है। और इस नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो 805 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों कावेरी नदी। सहायक नदियों में हेमवती, अमरावती, भवानी और काबिनी कावेरी की सहायक नदियां हैं। और
इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि कावेरी नदी के पानी का जो बंटवारा हुआ है, खास करके इस पानी का मैक्सिमम हिस्सा कर्नाटका को दिया गया है, इसके बाद तमिलनाडु को, और उसके बाद से जो है केरल को, और चौथे नंबर पे पुदुचेरी को दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा हमारी तरफ से पठारी नदियों के 4 नदियों के बारे में एक विशेष जानकारी। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आश्वस्त होंगे। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके के कुछ और भी पॉइंट्स को इसमें ऐड किया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके डालिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप फेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो। बाकी नदियों के बारे में या कोई भी वीडियो जो इस तरह के मैं आपके सामने ला रहा हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में सारे ही वीडियो को मैं डाल देता हूँ, आप चेकआउट करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।